बहुत सारे लोगों ने कहा था, आप में से ही हमारे क्राइम तक के जो फैमिली हैं उनमें से, और कई दिनों से बल्कि महीने से कह रहे थे रिजवानुर रहमान की कहानी सुनने के लिए। कोलकाता की ये कहानी अपने आप में एक दहलाने वाली कहानी है। ये हमारे समाज के भेदभाव को भी जताती है, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस के रोल को लेकर इस कहानी में जो उंगलियां उठी थी, बड़ा हंगामा हुआ था, लोगों में गुस्सा था, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। ये वो कहानी है जिसके लिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, और कई आला अफसरों को भी हटना पड़ा अपने पद से। ऐसी कहानियाँ बहुत सारी फिल्मों में आपने सुनी होंगी। अमीर और गरीब दोनों के बीच प्यार, फिर घर वालों की बंदिशें, समाज के बंधन। तो ये कहानी लगभग वैसी है, मतलब इस पर बहुत सारी फिल्में बन सकती हैं। कोलकाता में एक लड़की थी प्रियंका तोड़ी, लक्स इंडस्ट्रीज़, कई मतलब बहुत बड़े बिजनेस घराने की बेटी, 23 साल उसकी उम्र। तो वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी ग्राफिक्स की, और कोलकाता के उसी एक इंस्टीट्यूट में ग्राफिक्स पढ़ाने का काम करा था कोलकाता के एक बहुत ही बेहद गरीब इलाके घर में रहने वाला एक लड़का, रिजवानुर रहमान, 27 साल उसकी उम्र। तो सेंट जेवियर्स से पढ़ने लिखने में बहुत होशियार रिजवानुर रहमान ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की। उसके बाद फिर उसने ग्राफिक्स की पढ़ाई की, और एक इंस्टीट्यूट में वो बतौर ग्राफिक्स टीचर पढ़ाने लगा। और उसी इंस्टीट्यूट में प्रियंका तोड़ी, जो कोलकाता के एक नामी बिजनेसमैन अशोक तोड़ी की बेटी, लक्स इंडस्ट्रीज़ के मालिक की बेटी, वो वहाँ ग्राफिक्स सीखने आती है, और रिजवानुर रहमान उसका टीचर, वो उसको पढ़ा रहा होता है। दोनों की उम्र में 4 साल का फासला, वो 23 साल की, वो 27 साल का। धीरे धीरे दोनों में मुलाकात, बातचीत होती है, और फिर प्यार हो जाता है। प्यार के ऊपर किसी की भी जान ले लेना, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये किसी भी एंगल से सही है। रेस्पेक्ट, इज्जत, समाज, ठीक है, अपने बच्चों को समझाया जा सकता है या इन्हें समझाया जा सकता था, लेकिन किसी का मर्डर कर देना, इतनी इतने हैवानियत तरीके से, और जबकि आप एक उद्योगपति हो, आपका एक नाम है, आपका एक ब्रांड है। पता नहीं है ये समाज में थोड़ा सा कि भाई सही और गलत इंसान हर धर्म में होते हैं, हर जाति में होते हैं। मैं तो जाति वगैरह को इनको मानती नहीं हूँ, थोड़ा सा अपना। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कितने भी बड़ी सिचुएशन हो, कितने भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसा भी संकट हो, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की जान ले ले, हम किसी माँ बाप से उसकी औलाद को छीन ले। मतलब जो माँ बाप अपने बच्चे को 20, 25, 30 सालों तक मतलब इतने संघर्ष के साथ पालते हैं, परोसते हैं, इसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और भाई अचानक से इन प्यार के चक्कर में वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो भाई उन माँ बाप के कलेजों पर क्या बीतती है, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम और आप। किसी किसी माँ से उसका बच्चा ना बिछड़े, हर चीज़ों का समाधान है। मेरा मानना है कि दोस्तों सबसे पहले ठीक है, हम किसी से लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, भाई भुलाना मुश्किल होता है, समझती हूँ, लेकिन लेकिन जो वो समय होता है ना, उस समय को आप कैसे हैंडल करते हो, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और परिवार, नहीं यार, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस जो फैमिली ने हमारे लिए इतना कुछ किया, नहीं, उनके पास हम सही सलामत रहे, हम सुरक्षित रहे, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम कोई ऐसा काम ना करे कि जिसकी वजह से मतलब वे हमको खो दे। मतलब हम तो चले जाते हैं, उनके जी पर क्या बीतती है दुनिया में रह के। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को ये समझना चाहिए। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी में दिक्कत यह है कि दोनों के
स्टेटस में बहुत बड़ा फ़र्क, फासला, बाकी जगहों का पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत चीज़ें मायने रखती हैं और सोच जो है वो बीच में आती है हमेशा। तो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत बड़ा फ़र्क, धर्म का फ़र्क, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये भी बहुत बड़ी चीज़। तो मालूम था दोनों को कि घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, खासकर प्रियंका के घर वाले। तो इसीलिए इन दोनों ने चुपचाप खामोशी से शादी करने का फ़ैसला किया और 18 अगस्त 2007 इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोलकाता में शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने इस शादी को छुपा कर रखा, दोनों ने अपने घर वालों से, रिजवानुर रहमान ने भी और प्रियंका ने भी। और प्रियंका फिर अपने घर पे ही रहने लगी और रिजवान अपने घर पे रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा कि आप ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तो रिजवान ने अपने भाई और अपने घर वालों को बताया कि उसने ऐसे ऐसे शादी की है, और उनको बताने के बाद एक दिन प्रियंका को वो अपने घर ले आता है और प्रियंका अपनी जो तमाम ज़रूरी कागजात, जिसमें उसके बर्थ सर्टिफिकेट, कॉलेज के सर्टिफिकेट, एल्बम, फ़ोटोग्राफ्स, कुछ कपड़े, वो सब लेकर एक तरह से अपने महल को छोड़कर एक चाल में आ जाती है, एक स्लम एरिया में आ जाती है, क्योंकि रिजवान की फैमिली वहीं पे रहती थी, जहाँ वो इलाका बहुत ही पिछड़ा, गरीब। तो जब दोनों आ जाते हैं, जिस दिन प्रियंका इसके घर पहुंचती है, तब पहली बार प्रियंका के घर वालों को ये बात पता चलती है और ये खबर उनके लिए मतलब अजीब सी खबर थी। घर में कोई मानने को तैयार नहीं। कोलकाता का एक नामी बिजनेसमैन, उसकी बेटी है गरीब घर के लड़के से, वो भी मुसलमान, उससे शादी कर ली। तो जब खबर मिलती है तो किसी तरह ये फैमिली फिर भागा भागा आता है और उस इलाके में पहुंचता है जहां रिजवानुर रहमान रहता था, और अशोक तोड़ी खुद जाते हैं, उनका भाई, उनका साला, सब साथ पहुंचते हैं और जाकर वो प्रियंका के आगे बहुत गिड़गिड़ाते हैं कि तुम वापस चल चलो, जो भी हुआ है सब माफ़ कर देंगे। और जो लाइनें थी वो ये थी कि इससे बहुत बदनामी होगी, और दूसरा कि मैं किसी मुसलमान को अपना दामाद नहीं बना सकता, किसी सूरत में नहीं बना सकता। तो प्रियंका लेकिन तैयार नहीं हुई जाने के लिए। उन्होंने काफ़ी मान मनवल किया, लेकिन वो बैरंग लौट गए। अब इन दोनों को ख़तरा था कि जाहिर सी बात है इस शादी के बाद कुछ ना कुछ होगा। तो प्रियंका और रिजवानुर रहमान एक एप्लीकेशन लिखते हैं और लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर वो एप्लीकेशन देते हैं, और वो कहते हैं कि चूँकि हमने इस तरीके से हम दोनों का परिचय और हमने ऐसे ऐसे शादी की है, तो हमारी जान को ख़तरा हो सकता है, तो पुलिस हमें सुरक्षा दे, प्रोटेक्शन दे। ये लेटर दे देते हैं। अब कायदे से इन दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया था, इसलिए कि दोनों बालिग, एक 23 साल, एक 27 साल, दोनों ने कानून के हिसाब से शादी की थी। लड़की ने भी ऐसा नहीं कहा कि वो उसको किडनैप किया गया, जबरन शादी की गई है। बाकायदा दोनों लेटर लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे कोलकाता पुलिस का एक फ़र्ज़ बनता था कि इन दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन यहीं से कोलकाता पुलिस का एक दूसरा रूप सामने आता है। वो इन दोनों की मदद करने की बजाय अशोक तोड़ी की मदद करने लगते हैं, और ख़ास तौर पे इनके जो एक डीसीपी थे उस वक्त, अजय कुमार। तो इस लेटर के बाद और उधर से जब वो प्रेशर आता है, उस इतना अमीर परिवार, ताकतवर परिवार, उनके नेटवर्क भी बड़े अच्छे, पुलिस के साथ कनेक्शन अच्छे, तो इन दोनों की मदद करने की बजाय कोलकाता पुलिस, जिसके डीसीपी खासतौर पर अजय कुमार, वो रिजवानुर रहमान को समझाते हैं कि तुम 1 हफ्ते के लिए प्रियंका को घर भेज दो उसके माँ बाप के पास, और वरना तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे किसी भी केस में फंसा कर। तो ये पहली बार एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है रिजवानुर रहमान को, लेकिन वो भेजता नहीं है। इस दौरान में लगातार प्रेशर, लगातार धमकियाँ, सब कुछ मिल रही हैं, लेकिन दोनों अडिग नहीं होते और दोनों अडिग रहते हैं, प्रियंका और रिजवानुर रहमान, और वहीं घर पे रहते हैं रिजवान के। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब किसी सूरत में प्रियंका अपना फ़ैसला नहीं बदलती और रिजवान के साथ ही रहने की ज़िद करती है, तो उसके बाद एक दिन अचानक एक प्लानिंग होती है और प्रियंका के पास खबर भेजी जाती है कि उसके पापा जो हैं अशोक तोड़ी, लक्स इंडस्ट्रीज़ के मालिक, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो प्रियंका को देखना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक बेटी के लिए बाप की भी उतनी अहमियत होती है। तो जब प्रियंका ने खबर सुनी तो वो बेचैन हो गई। उसके बाद उसने कहा रिजवान से कि मुझे पापा को देखने जाना है। और ये बात अशोक तोड़ी के भाई ने खबर दी थी कि बीमार है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक बॉन्ड देते हैं उसके जो अंकल थे अनिल तोड़ी, कि एक बॉन्ड पर साइन करके दिया कि वो वापस फिर प्रियंका जो है जैसी तबीयत ठीक होगी वापस लौटा देंगे और प्रियंका वापस अपने ससुराल आ जाएगी। तो एक तो बाप की तबीयत ख़राब, ऊपर से अंकल
कि ये गारंटी और बॉन्ड पे देना कि उसके बाद प्रियंका वापस आ जाएगी, हम इसको अपने पास जबरन नहीं रखेंगे। तो लिख कर जब दिया तो रिजवानुर रहमान ने प्रियंका को उसके घर भेज दिया। लेकिन घर जाने के बाद हकीकत पता चलती है, उसके बाद प्रियंका 1 हफ्ते में वापस आने की बात थी, लेकिन वो वापस नहीं आती। उसके फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सब घर वाले रख लेते हैं, रिजवानुर रहमान से कोई बातचीत करने नहीं देते हैं। इधर रिजवान बेहद परेशान, तो बात दोनों में हो नहीं रही। लेकिन एक दिन किसी तरह मौका निकाल कर किसी से छुप छुपा कर कोई फ़ोन हाथ लग जाता है प्रियंका के, और प्रियंका रिजवान को फ़ोन करती है और उस फ़ोन पे ये कहती है कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मुझे भूलना मत, चाहे महीने लगें, साल लगें, लेकिन तुम मुझे भूलना मत, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगी। तो इस पे रिजवान कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये इन दोनों के बीच में फ़ोन पर आखिरी बातचीत थी। इसके बाद फिर कभी इनकी बातचीत नहीं हुई। रिजवान ने जब भी फ़ोन मिलाया, घर के नंबर पे मिलाया, तो उन लोगों ने बात कराने से मना कर दिया। प्रियंका का कोई डायरेक्ट नंबर मिला नहीं, सारे फ़ोन छीन लिए गए थे। ये पुलिस के पास फिर रिजवान थक हार कर गया, पर पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। कई एप्लीकेशन दिए, फिर ये कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले रिजवान ने 19 सितंबर 2007 को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उसको एक लेटर दिया लिख के रिजवानुर रहमान ने। और उस लेटर में जो लिखा था वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हूबहू उसने लिखा था कि मैं भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूँ, मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है और एक बालिग होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की थी, तो प्लीज़ मुझे मेरी बीवी से मिलवाने में मदद कीजिए। ये एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को 19 सितंबर 2007 को लेटर लिखा रिजवानुर रहमान ने प्रियंका को लौटाने के लिए। इस लेटर के लिखने के ठीक 2 दिन के बाद 19 सितंबर को ये लेटर लिखा जाता है और 21 सितंबर 2007 को दमदम इलाके में रेलवे ट्रैक पर रिजवानुर रहमान की लाश मिलती है। सर के पीछे चोट के गहरे निशान, उसके दोनों हाथ फोल्ड थे, ऊपर रखे हुए थे, और उसकी लाश मिली ट्रैक पे। जिस ट्रैक पे जहाँ पे ये लाश मिली थी दमदम इलाके में, वहाँ से थोड़ी ही दूर पे सॉल्ट लेक एरिया है जहाँ पे प्रियंका का घर था, जहाँ अशोक तोड़ी रहते थे। तो उनके घर के बिल्कुल करीब ये रेलवे ट्रैक था। पूरा कपड़ा साफ, उसके सब कुछ रिजवान के एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, सिर्फ सर के पीछे चोट था और ट्रैक पे लाश मिली थी। पुलिस पहुंचती है। अब यहाँ से पुलिस का खेल देखिए। लाश को हॉस्पिटल भेजा जाता है। पोस्टमार्टम अभी हुआ भी नहीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं है, और पुलिस, कोलकाता की पुलिस ऐलान कर देती है कि रिजवानुर रहमान ने खुदकुशी की है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, बिना मौत की वजह सामने आए हुए। अब ये चीज़ें चूँकि पहली बार ऐसा हुआ था कि सारी वो पुलिस की मदद मांग रहा था, ऑर्गेनाइजेशन के पास गया था रिजवानुर रहमान, तो ये कोलकाता के इलाके में ये उस वक्त ये चर्चा में थी ये स्टोरी। एक तो एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक बेहद अमीर, एक बेहद गरीब, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो थोड़ी बहुत वहाँ पे चर्चा में थी। जैसे ही रिजवानुर रहमान की लाश मिलती है तो फिर उसके बाद ये कहानी में एकदम एक नया ट्विस्ट आ जाता है। फिर मीडिया का भी अटेंशन इस पर आता है, और जो रिजवान के घर वाले थे वो फिर सामने आते हैं, और उनकी माँ वो स्पेशली कहती हैं कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं किया, उसका कत्ल किया गया है। और वो बाकायदा बताती हैं कि किस तरह से लक्स इंडस्ट्रीज़ के मालिक अशोक तोड़ी और उनके घर वाले लगातार उसे धमकी दे रहे थे, उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो इन्हीं लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो वो बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट भी देती हैं। अब इस दौरान प्रेशर पड़ता है। तब प्रसून मुखर्जी थे कोलकाता पुलिस के कमिश्नर, और उनका रिकॉर्ड पे बयान है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो जब ये रिजवानुर रहमान की मौत हुई, हंगामा हुआ, घर वालों ने आवाज़ उठाई, तो मीडिया ने उनसे बात की, तो प्रसून मुखर्जी ने मीडिया को जो जवाब दिया था ये रिकॉर्ड पे है। उनका ये कहना था कि जबकि उनसे पूछा गया था कि एक लड़का लड़की दोनों बालिग, उसने शादी की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, कानून के दायरे में रहकर शादी की, फिर आपने उन लोगों की मदद क्यों नहीं की, उसकी प्रोटेक्शन उसको क्यों नहीं दिया, उसकी बीवी को उसको वापस दिलाने में मदद क्यों नहीं की। तो उस पर एक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का जवाब था कि 23 साल तक जो माँ बाप प्रियंका को पाला पोसा, जिन्होंने उसकी देखभाल की, एक सुबह अगर उस परिवार को पता चलता है कि उसकी बेटी जो है वो घर छोड़कर किसी अनजान लड़के के साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए चली गई है, तो वो माँ बाप कैसे मंजूर कर सकता है। और दूसरा, इसमें पुलिस को माँ बाप की मदद करनी चाहिए। ये उनके लाइन थे।
इस बयान के बाद लोगों में और गुस्सा भड़क गया जब ये सारे बयान टीवी पे और उस पर आए, और कहा गया कि एक पुलिस जिसका काम है मदद करना लोगों की, वो इस तरह के दूसरे पक्ष की मदद की बात कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया और लोग बड़े इसके बाद गुस्से में आ गए। इसी दौरान में कहीं से ये रूमर भी उड़ गया कि जिस मॉर्चरी में रिजवानुर रहमान की लाश रखी है उसकी लाश को गायब करने की कोशिश कर रही है पुलिस, ताकि क्योंकि जो सच है वो सामने ना आ सके कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। तो जब ये रूमर फैला तो वहाँ के लोग और गुस्से में आ गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, बाकायदा दंगा हुआ, कई पुलिस वाले घायल हुए, गाड़ियाँ जला दी गईं। तो जब ये सब कुछ हुआ तो अब इसका एक दूसरा रूप ये भी है कि कोलकाता में यहाँ पे पॉलिटिक्स भी कैसे इन्वॉल्व होता है, वो उसकी एक वानगी है कि कोलकाता में एक मुस्लिम बहुत बड़े वोटर के तौर पे देखे जाते हैं। तो वहाँ पे लगा, उस वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य चीफ मिनिस्टर थे, कि इससे पूरी जो मुस्लिम तबका है वो नाराज़ हो जाएगा, उनका वोटर नाराज़ हो जाएगा। तो उन्होंने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए प्रसून मुखर्जी को, जो कलकत्ता पुलिस से कमिश्नर थे, उनको उनके पद से हटा दिया और दबाव बढ़ा तो उन्होंने फिर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया। ये दो चीज़ें उन्होंने किया ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो। अब इधर जो मामले की पूरी जांच हो रही थी और अब सीबीआई को दी गई, इस बीच में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी मामले की जांच की बात की। तो जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा सीबीआई से पहले, तो रिजवान की जो माँ थी, रिजवानुर रहमान की किश्वर जहां, उन्होंने बाकायदा अदालत में याचिका दी थी और उन्होंने ये कहा था कि उनके बेटे की हत्या की गई, ये सुसाइड नहीं है और वो सुसाइड बिल्कुल नहीं करेगा, और इसके मौत के लिए ये अशोक तोड़ी और उनकी फैमिली जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग लगातार धमकी दे रहे थे, प्रियंका को छोड़ने की बात कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने मारा। जबकि अशोक तोड़ी ने उस वक्त कोर्ट में ये कह दिया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि उन्होंने इन दोनों की शादी की बात से भी इनकार कर दिया। लेकिन इन सारी कवायद के बीच में एक और अहम चीज़ वो हुई कि वो ये कि प्रियंका तोड़ी तब तक सामने नहीं आई। रिजवान की मौत हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उसको अलग रखा गया, उसको छुपा कर रखा गया। इसी बीच में एक फिर जानकारी आई कि सारी खबरें चल रही थी कि आखिर कोलकाता पुलिस इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है इन सारी चीज़ों में। तो जब छानबीन हुई तो पता चला कि अशोक तोड़ी जो लक्स इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, लक्स कोजी ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने एक छोटे मोटे बिजनेसमैन के तौर पे अपनी शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। ये भी कहते हैं कि 90 के दशक में क्रिकेट के सट्टेबाजी में भी इनका शामिल होने के बाद थी, हालांकि उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। और ये भी कहते हैं कि जब प्रसून मुखर्जी जो कोलकाता पुलिस से कमिश्नर थे, ये बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे प्रसून मुखर्जी, और जब वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तब बाकायदा उनके चुनाव को लड़ाने और जिताने में काफ़ी मदद की थी अशोक तोड़ी ने। और इसके अलावा स्नेहाशीष गांगुली, जो सौरभ गांगुली अपने क्रिकेटर, एक्स इंडियन कैप्टन, उनके बड़े भाई हैं और इनके साथ बड़े अच्छे अशोक तोड़ी के रिश्ते थे। और कहते हैं स्नेहाशीष गांगुली के जो पुलिस अफसरों के साथ अच्छे रिश्ते थे उसका भी फ़ायदा उठाया और इसीलिए पुलिस पे ये पूरा एक प्रेशर बनाया कि इस मामले में किसी तरह प्रियंका को और रिजवानुर रहमान को अलग किया जाए और उसको वापस घर लाया जाए। और इसीलिए कहते हैं कि इसमें न सिर्फ कोलकाता पुलिस कमिश्नर बल्कि बाकी जो सीनियर पुलिस अफसर थे उन लोगों ने इसमें मदद की। अब इसी बीच ये केस चल रहा है, वो लोग इनकार कर रहे हैं, इनकी फैमिली लगी हुई रिजवानुर रहमान की। तभी प्रियंका गांगुली एक वकील के ज़रिए रिजवानुर रहमान के घर एक लेटर भिजवाती हैं कि उनके कुछ कपड़े, उनकी साड़ियाँ, उनके तस्वीरें, उनके एल्बम, अच्छा ये और उनके सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, ये सब हैं, ये आप वापस भिजवा दीजिए। असल में हुआ क्या था कि उसी दौरान कुछ टीवी चैनल पर, हमारे यहाँ भी, हमारे शो में भी कुछ रिजवानुर रहमान और प्रियंका की तस्वीरें चल गई थी और ये सारी तस्वीरें उस एल्बम से थी जो प्रियंका जब रिजवानुर रहमान के घर आई तो लेकर सारा सामान के साथ आई थी और उनके घर वालों के ज़रिए मीडिया तक ये पहुंचा। तो उस लेटर में ये लिखा था कि ये सारे सामान हमें दे दें और दूसरा कि ये तस्वीरें मेरी है और इस तस्वीर को कैसे मीडिया चैनल और ये सब दिखा सकते हैं और आपने क्यों दिया उन लोगों को, तो ये सारी चीज़ें दे दें। अब इसमें जो रिजवानुर रहमान की माँ है उन्होंने इस पर जवाब भेजा था कि
मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि तुम रिजवान की मौत के बाद उसकी मैयत या उसके गम में शरीक होने के लिए घर आओगी, लेकिन तुमने एक वकील के प्यून के हाथ से एक ऐसा लीगल लेटर भेजा और ये सामान मांगा है, तो मुझे देते हुए बड़ा अफसोस होगा। ये सारा सामान तुम्हारा है, तुम ही ले जाओ, लेकिन मैं किसी वकील के प्यून के हाथ से तुम्हारे पास नहीं भिजवाऊंगी, तुम खुद आकर ले जाओ। ये एक बीच में चला था। तो खैर उसके बाद फिर प्रियंका ने कहा कि उसे ये बयान है, फिर प्रियंका का बाद में कि अफसोस है रिजवान की मौत का ये, लेकिन अपने घर वालों को लेकर उसका बयान आया कि उसके घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने एक वहाँ के लोकल लोगों का और इसके रिजवान के बड़े भाई का नाम लिया कि ये लोग शायद उसको परेशान कर रहे थे और उसकी परेशानी की वजह से रिजवान ने खुदकुशी कर ली। लेकिन अपने घर वालों को क्लीन चिट दे दी और उसने ऐसा कोई जो सारी चीज़ें जो पहले थी कि प्रोटेक्शन दिया जाए बाकी चीज़ें, अब ये शायद घर वालों का दबाव था या क्या था मालूम नहीं, लेकिन इसको कह सकते हैं कि प्रियंका रिजवान की मौत के बाद बदल गई। और रिजवान के घर वालों का हमेशा यही कहना है कि अगर प्रियंका डटी रहती तो शायद उनके बेटे को इंसाफ मिलता, लेकिन न जाने कौन सी मजबूरी थी कि प्रियंका बाद में फिर अपने बयान से और तमाम चीज़ों से बदल गई। इसी बीच में एक और चीज़ आता है, जब कई हफ्ते और ये गुजर जाते हैं और कोई कुछ नहीं मिलता है और ये प्रेशर पड़ता है पुलिस पे कि पुलिस इसको हशप कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तो मामला उसके बाद सीबीआई को दे दिया जाता है। सीबीआई जांच करती है। सीबीआई के जिन अफसर को ये जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, वो सीबीआई के अफसर पहुंचते हैं वहाँ पे अरुण कुमार के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो आरुषि हत्याकांड था उसके एक फेस की भी उन्होंने जांच की थी, तो वो वहाँ करने पहुँचते हैं। लेकिन सीबीआई ने भी जो पहली चीज़ की वो यही की कि शुरुआती उसने सुसाइड के मामले से की। हालांकि उन्होंने सुसाइड के लिए उकसाने के मामले के तहत अशोक तोड़ी, उनके भाई और साले, इन सबको वो बनाया आरोपी, लेकिन मर्डर के मामले से उन्होंने किया ही नहीं। और ये सारी जांच चल रही थी, तभी अचानक एक दिन एक रहस्यमयी तरीके से सीबीआई अचानक रिजवानुर रहमान के कंप्यूटर से एक सुसाइड नोट निकालने का दावा करती है। वो मतलब हैंड रिटन ही, बल्कि कंप्यूटर में दर्ज लिखा हुआ टाइप करके। और उस सुसाइड नोट में जो सीबीआई का दावा था कि ये उसी का है, रिजवानुर रहमान का, तो उसमें जो सामने लाया गया था उसमें लिखा हुआ था कि मेरे आत्महत्या के लिए नैतिक रूप से अनिल सरावगी, सुखांती चक्रवर्ती, ज्ञानवेंद्र सिंह, अजय कुमार, विधायक जावेद खान और सईदुर रहमान जिम्मेदार हैं। उसमें यह भी लिखा था कि मैं ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, हम लोग सिर्फ कहे जाने वाले धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। मैंने पिछले 20 दिनों में प्रशासन का असली चेहरा देखा है। आम लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अदालत में लड़ना चाहिए और शायद मैं जीत जाता, लेकिन उसके बाद क्या होता? मेरे ससुराल वालों ने ये निश्चित कर लिया है कि वो हमारी हमेशा के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इस कारण मैंने निश्चय किया है कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं अपने ससुर अशोक तोड़ी को इसके लिए माफ़ कर देता हूं, क्योंकि आखिरकार वो मेरे पिता हैं। ये जो सीबीआई ने एक दावा किया था कि ये रिजवानुर रहमान के कंप्यूटर में ये सुसाइड नोट था, और ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि ये सुसाइड नोट रिजवानुर रहमान के भाइयों ने डिलीट कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने किसी तरह इसको वापस हासिल किया और ये सामने रखा गया। सीबीआई का दावा था कि ये सुसाइड नोट 18 सितंबर 2008 का लिखा गया था, जिसे कंप्यूटर में 8:20 में सुरक्षित किया गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया था। बाद में खैर सीबीआई ने इसको निकाला और चार्जशीट में भी इस सुसाइड नोट को हिस्सा बनाया। ये एक पहलू और आया सीबीआई का, जिससे ये साबित किया गया कि रिजवानुर रहमान ने खुदकुशी की है। लेकिन रिजवानुर रहमान ने खुदकुशी की या उसका कत्ल किया गया, ये सीबीआई के इस दावे के बाद अचानक एक और नया ट्विस्ट आता है, जिससे सवाल खड़ा हो जाता है। 21 सितंबर 2007 को रिजवानुर रहमान की लाश मिलती है। इस लाश को जिसने सबसे पहले देखा था रेलवे ट्रैक पर दमदम के किनारे, वो अरिंदम मन्ना एक रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। उसने वो लाश देखी थी और उसी ने बताया था कि लाश के दोनों हाथ सीने पर रखे हुए थे और बिल्कुल साफ था, वो था। और उसने ये कहा था, बयान दिया था, ये पहला आईओ था कायदे से अरिंदम मन्ना, जो रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर था जीआरपीएफ में। इसका ये कहना था कि इसने खुदकुशी नहीं की है रिजवानुर रहमान ने, बल्कि वो उस वक्त ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करके जा रहा था। उसने उसे लास्ट जब देखा था और बोला कि वो रेलवे ट्रैक पे या गाड़ी के आगे कूदने या टकराने के लिए मैंने उसको ना देखा ना उसने खुदकुशी की है। तो ये पहला विटनेस, वो भी एक सब इंस्पेक्टर रेलवे का, अरिंदम मन्ना, इसने ये बयान दिया।
अब 21 सितंबर 2007 को रिजवानुर रहमान की मौत होती है और उसके करीब करीब 1.5 साल के बाद 11 फरवरी 2009 को इसी अरिंदम मन्ना की लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है, जो इस केस का सबसे बड़ा चश्मदीद पहला गवाह और जिसने ये कहा था कि उसने खुदकुशी नहीं की है। अब इसकी लाश कैसी मिली और किस हालत में मिली ये भी सुनिए। एक नज़र में मतलब इस लाश को देख के पहचानना मुश्किल था। सिर धड़ से अलग था, हाथ टूटा हुआ था, बाईं पसली के नीचे गहरा जख्म था और एक आंख, दाहिनी आंख इसकी निकली हुई थी। जब पुलिस की टीम वहाँ गई उसकी लाश और इसका कनेक्शन रिजवानुर रहमान से था, तो यहाँ पे भी पोस्टमार्टम से पहले ही कोलकाता पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि अरिंदम मन्ना ने सुसाइड किया है। अब यहाँ पे कोई एक चीज़ जिसको लेकर बाद में सवाल उठे कि भैया कोई सुसाइड करेगा तो वो अपनी आंखें क्यों निकालेगा? बाकी तो आपके ट्रैक के नीचे आने से बहुत सारी चोटें होती हैं, लेकिन इतनी सफाई से एक आंख रेलवे के पहिए के, ट्रेन के पहिए के नीचे से आके निकलना, अगर पहिया उसके चेहरे पे है तो वो पूरा चेहरा उसका वहाँ पे आसपास का वो होना चाहिए, सिर्फ एक आंख गायब नहीं होनी चाहिए। तो वो देख के लग रहा था कि उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया और उसका कत्ल किया। उनके घर वालों ने यही कहा। अरिंदम मन्ना के घर वाले बेहद गरीब, ये भी चाय की टपरी लगाते थे और इन्होंने लास्ट तक लड़ाई लड़ी कि मेरे बेटे, और उसकी भी शादी थी कुछ वक्त के बाद, और वो हमेशा खुश मिजाज, बहुत, उसे कोई टेंशन नहीं, शादी की खुशी तो और जब जिसे कोई गम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो सुसाइड क्यों करेगा? लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस पे भी ध्यान नहीं दिया और उस केस को भी, इसको भी सुसाइड ही माना। और इस तरीके से एक अहम जो गवाह था वो रास्ते से भी हट गया, उसको भी सुसाइड का केस दे दिया गया। बाद में फिर सीबीआई ने सारे मामले की जांच की, उसके बाद उन्होंने इसको सुसाइड ही रखा था। लेकिन फिर कोर्ट के कहने पर, हाई कोर्ट के कहने पर कहा गया कि आप सिर्फ ये नहीं, आप इसको कत्ल के मामले से भी इसकी तफ्तीश करें। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में अशोक तोड़ी, उनके भाई प्रदीप तोड़ी, साला अनिल सरावगी और इन लोगों को जिम्मेदार मानते हुए चार्जशीट दाखिल की। इसके अलावा जो उस वक्त सारे जो काम कर रहे थे, जो टॉप पुलिस ऑफिशियल थे, जिनके ऊपर ये था कि जिनको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया, जिसमें डीसीपी जसवंत सिंह, इसके अलावा अजय कुमार, जिन्होंने धमकी दी थी कि तुम अगर प्रियंका को घर नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इन लोगों को भी दोषी बनाया गया। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि अभी भी कोर्ट में है, कोई फैसला आया नहीं है और रिजवानुर रहमान के माँ बाप आज भी इंसाफ के इंतज़ार में हैं। एक 27 साल का लड़का जिसने मोहब्बत की, गलती ये थी कि जिस लड़की से कि उन दोनों के बीच में बहुत फ़र्क था, अमीरी और गरीबी का, धर्म का, कल्चर का, तो उसको ये कीमत चुकानी पड़ी। आज करीब 11 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें इंसाफ कुछ नहीं हुआ है। बात रही प्रियंका तोड़ी की, तो प्रियंका तोड़ी बीच बीच में कभी कभी किसी टीवी शोज़ में, जिसमें लक्स इंडस्ट्रीज़ स्पॉन्सर होता है, उसमें विनर्स के नाम और वो अवार्ड देते हुए वो देख ली जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं और कहते हैं कि लक्स इंडस्ट्रीज़ की जो इस वक्त एड डिपार्टमेंट है, उसकी वो हेड हैं, उसमें काम कर रही हैं, अब भी अपने फैमिली के साथ हैं और कभी कभी किसी इवेंट्स में वो पब्लिकली दिखाई दे जाती हैं। दूसरी तरफ रिजवानुर रहमान का परिवार वहीं कोलकाता में है। इंसाफ की लड़ाई जारी है और देखिए कब इंसाफ मिलता है और क्या इंसाफ मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिलता है।